हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का इतिहास, जिसका चैप्टर का नाम है शहर, व्यापार और शिल्प। आइए हम लोग शहर, व्यापार और शिल्प के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ शहर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से एक है प्रशासनिक नगर। तो जिस जगह पर राजा अपनी राजधानी बनाते थे, वैसा जगह जिस पर राजा राजधानी बनाते थे और वह नगर राजधानी बनाया, और वह राजधानी क्या होता था कि बाद में नगर के रूप में विकसित हो जाता था। जिस शहर को राजा ने राजधानी बनाया और वह शहर क्या हो गया, बाद में नगर के रूप में विकसित हो गया, उसे हम प्रशासनिक नगर कहते थे। जैसे लाहौर, दिल्ली, तंजौर एवं फतेहपुर सीकरी। तो इस सब के एक प्रकार के कैसे मतलब नगर थे, तो प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर कहने का मतलब है कि वहाँ पर किसी न किसी राजा ने वहाँ पर शासन किए थे, यानी कि किसी न किसी राजा का वह राजधानी रहा हुआ था। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर। तो हम प्रशासनिक नगर क्या समझे हैं कि वह नगर जो किसी न किसी शासक का पहले क्या था, राजधानी था। राजधानी मतलब कोई जगह है, वो कभी न कभी किसी शासक का राजधानी हुआ, और वह राजधानी क्या हुआ, बाद में आगे चल के नगर कहलाए, और उसे ही हम लोग प्रशासनिक नगर कहें। तो उसी में समझिएगा कुछ प्रशासनिक नगर कौन कौन से हैं। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजधानी दिल्ली थी, लाहौर अकबर की राजधानी रहा, और तंजौर चोल शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट है मंदिर, नगर एवं तीर्थ स्थल। आइए समझते हैं मंदिर, नगर किसे कहते हैं और तीर्थ स्थल। मध्यकाल में विभिन्न स्थानों पर कई मंदिर बनाए गए थे। कालांतर में इनमें कुछ स्थान नगर में परिवर्तित हुए, जिन्हें मंदिर नगर कहा जाने लगा। एक कालांतर का मतलब होता है कि समय गुजरने के बाद, यानी कि कुछ जो जगह थे विभिन्न स्थानों पर, क्या हुआ कि पहले से यहाँ पर मंदिर बनाया गया। जैसे कि झारखंड में एक मंदिर है, जैसे कि बंशीधर मंदिर। लेकिन अभी वो क्या है, पहले वहाँ पर मंदिर था बंशीधर मंदिर, और बाद में यह क्या कहलाया, तो बंशीधर नगर कहलाया। अभी उसका नाम क्या है, गांव का नाम जो भी है, बंशीधर नगर हो गया है। तो आपने क्या समझे कि कुछ स्थानों पर नगर में परिवर्तित हुए। पहले तो वहाँ पर मंदिर था, लेकिन बाद में क्या हो गए, तो वे नगर में परिवर्तित हुए, जिससे हम लोग क्या कहें, तो मंदिर नगर कहा जाने लगा। मंदिर अक्सर, अब देखिए मंदिर की विशेषता क्या है, तो मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। और मंदिर जो थे अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था के लिए, दोनों के लिए क्या होते थे, महत्वपूर्ण होते थे। नेक्स्ट है, तो देखिए कुछ, जैसे कि हम लोग जाने कि जो मंदिर थे वो क्या थे, तो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। तो जैसे कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मध्य प्रदेश में भीला स्वामिन का मंदिर, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर, और तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर। और भी मंदिर हो सकते हैं तो इत्यादि। तो मंदिर क्या चीज़ करता है, तो समाज और अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। और हम लोग कुछ कुछ विभिन्न विभिन्न मंदिरों के बारे में अध्ययन किए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, तो तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों में रूप में विकसित हुए। यानी कि देखिए जैसे कोई मंदिर है, तो एक प्रकार का यह तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल ही है। तो तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों में के रूप में विकसित हुए। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश में वृंदावन, और तमिलनाडु में तिरुवनमलाई। एक प्रकार का क्या है, तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, घूमने, वो तीर्थ स्थल हो गया। जैसे कि वृंदावन भी लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। तिरु तिरुवनमलाई में भी लोग घूमने जाते हैं। तो हम लोग तीर्थ स्थल के बारे में समझें कि जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं या पूजा पाठ करने जाते हैं, एक प्रकार का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पतन नगर एवं व्यापारिक शहर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पतन नगर एवं व्यापारिक शहर को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं पत्तन नगर किन्हें कहते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय, विशेषकर दक्षिण भारतीय व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेते थे। और प्राचीन काल से ही भारतीय जो थे, विशेषकर दक्षिण भारतीय व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेते थे। यह व्यापार समुद्र के रास्ते से हो रहा था। कालांतर में नगर के रूप में विकसित हुए, जिन्हें हम पत्तन नगर कहा गया। और ये जो
समुद्र के रास्ते होते थे और ये समुद्र क्या हुए कालांतर में विकसित हुए, जिसे हम क्या कहने लगे, पतन नगर कहने लगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर। जैसे कि अगर कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा था तो उसमें शहर भी इंक्लूड हुए होंगे, शामिल हुए होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर कौन कौन से थे? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, और बंगाल का कासिम बाजार सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। तो बंगाल का कासिम बाजार और पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर कौन था? तो मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद और कासिम बाजार जो था वो क्या थे? व्यापारिक शहर महत्वपूर्ण थे। अब देखिए व्यापारी दो प्रकार के थे, ऐसे तो तीन प्रकार के थे, बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें कुछ बड़े व्यापारी, कुछ छोटे व्यापारी एवं बंजारे थे। आइए हम लोग जानते हैं किन्हें बड़े व्यापारी कहते थे और किन्हें छोटे व्यापारी कहते थे। तो बड़े व्यापारी वे व्यापारी जो सीमित क्षेत्र में वस्तुओं की खरीद बिक्री करते थे, छोटे व्यापारी कहलाते थे। यानी कि देखिए वो सीमित क्षेत्र में, सीमित मतलब कि छोटा एरिया में जो मतलब व्यापार करते थे उन्हें हम लोग छोटे व्यापारी कहते थे। मतलब क्रय विक्रय जो करते थे छोटे एरिया में उन्हें हम छोटे व्यापारी कहते थे। नेक्स्ट है बड़े व्यापारी, यानी कि कुछ बड़े एरिया में, बहुत बड़े एरिया में अपना क्या करते थे? व्यापार करते थे, या उनका व्यापार जो था वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, उन्हें हम लोग बड़े व्यापारी कहते थे। व्यापारी अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघ बनाते थे, इन्हें संघ सामूहिक, और इस संघ सामूहिक व्यापार में रुचि रखते थे। और जो इस संघ है वो क्या था? व्यापारिक सामूहिक व्यापार में, मतलब मिलजुल के जो व्यापार करने का जो श्रेणी होता है उसमें इन लोग रुचि रखते थे। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण व्यापार संघ। और जो व्यापार संघ क्यों बनाया जाता था? तो अपनी सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यापार संघ कौन कौन से थे? तो दक्षिण भारत में मणिग्रामम और नाना देशी, उसके अन्य भी और थे, मारवाड़ी, ओसवाल, चेटियार इत्यादि। एक प्रकार क्या है, सब जो भी यहाँ पर अभी बताएं एक प्रकार का व्यापार संघ था। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं गुजरात व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। इनका व्यापार लाल सागर के बंदरगाहों और भारत की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन तक फैला था। और इनका व्यापार जो था लाल सागर बंदरगाह, भारत की खाड़ी, पूर्वी दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन तक फैला हुआ था। किनका व्यापार? तो गुजरात के व्यापारियों का, जैसे में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा का व्यापार। नेक्स्ट है नगरों में शिल्प। बीदर वर्तमान कर्नाटक राज्य का एक शहर है। मध्यकाल में शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध था। जो बीदर था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम में काफ़ी कुशल थे। इन्हीं के नाम पर इस शिल्प का नाम बिदरी पड़ गया, और इस शिल्प का नाम क्या पड़ गया? बिदरी पड़ गया। नेक्स्ट है हम्पी, मुसलिमपट्टनम और सूरत। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शहर को पढ़ते हैं। कौन कौन से? तो हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत को। तो सबसे पहले हम लोग हम्पी के बारे में जानेंगे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। हम्पी कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े कि हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और इनकी स्थापना कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। और हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। नेक्स्ट है हम्पी में स्थित मंदिर। देखिए हम्पी में दो महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है। कौन कौन से? तो विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी, विट्ठल था यहाँ पर, तो कर लीजिएगा विट्ठल स्वामी मंदिर। तो दो मंदिर थे हम्पी में स्थित VVI महत्वपूर्ण। 15 और 16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। और जब 15 से 16वीं शताब्दी का समय चल रहा था तो हम्पी कई वाणिज्यिक केंद्रों का
मतलब सांस्कृतिक और वाणिज्य का क्या रहा, तो केंद्र रहा। 1565 ईस्वी में दक्षिण सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर को बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का अस्तित्व समाप्त हो गया। और क्या था कि जो विजयनगर जो था वो क्या हुआ कि दक्षिण के सुल्तानों के द्वारा क्या हुआ, वो हारने के बाद, पराजय के बाद उसने कहा कि हम्पी का अस्तित्व वहाँ पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट है मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश डक और फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। और 17वीं शताब्दी के देखिए, जो अगर हम इस तरह से मैप समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर है मसूलीपट्टनम, और जो इनका व्यापार जो था किनका, तो ब्रिटिश डक और फ्रांसीसी कंपनियों का अधिकार व्यापार की इसी बंदरगाह से होता था। कब? तो 17वीं शताब्दी के अंत में। मसूलीपट्टनम के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। हॉलैंड वासियों ने यहाँ एक किला बनाया था। कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में, जिसे मसूलीपट्टनम का किला कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों और मसालों और अन्य चीज़ों के लिए बिक्री पर शाही एकाधिकार लगा दिया। शाही एकाधिकार क्या था कि मतलब कि शाही लोग ही इसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, तो मुगल सूबेदार मिल जुमला ने व्यापारिक हितों को लेकर हॉलैंड एवं इंग्लैंड की कंपनियों को आपस में लड़वा दिया। और मुगल सूबेदार जो मिल जुमला जो थे वो क्या किए कि हॉलैंड और इंग्लैंड के लोगों को आपस में लड़वा दिया। और सन 1686 से 1687 में मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया। और औरंगजेब ने क्या किया, गोलकुंडा पर अधिकार जमा ले दिया। अब यूरोपीय कंपनियों को नई जगह की आवश्यकता महसूस हुई। अब जब अरब शासकों ने क्या किया, जब मुगल शासक औरंगजेब क्या किया कि गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया, तो यूरोपीय कंपनियों को कहीं ना कहीं जगह की आवश्यकता लेनी थी, तो उन्हें नई जगह की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्या क्या उन लोगों ने किया कि इन कंपनियों मसूलीपट्टनम से जाने के बाद इस शहर के व्यापार में कमी आने लगी। अब जैसे ही इन लोग अलग जगह गए तो इनकी कमी आने लगी। इन लोग गए कहाँ, तो यूरोपीय कंपनियां मुंबई, कोलकाता और मद्रास चली गई। और जैसे ही कंपनियां गई तो उनके व्यापार में कमी आने लगी और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका पतन हो गया। अब जैसे कि देखिए, वहाँ गोलकुंडा पर औरंगजेब ने जैसे ही कब्जा जमाया तो यूरोपीय कंपनी जो थी वो मुंबई, कोलकाता और मद्रास चली गई। और इन कंपनियों को मछलीपट्टनम जाने के बाद शहर का व्यापार कमी आने लगा और 18वीं शताब्दी के दौरान उनका पतन हो गया। नेक्स्ट है सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह कपड़ा उद्योग एवं हीरे के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। सूरत जो है गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह था। मुगल काल में सूरत गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। और जो मुगल काल में जो सूरत था वो गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। यहाँ से हारमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करना आसान था। और यहाँ के हारमुज खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करना क्या था, आसान था। सूरत की और भी जानकारी लेते हैं कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों ने कारखाने खोले और अपने माल गोदाम में बनवाए। सूरत सुनहरे गोटा किनारियों वाला वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यूरोपीय कंपनी के अलावा कठियावाड़ी सेठ होता था। महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां भी थी। यूरोपीय कंपनी के अलावा कठियावाड़ी सेठ होता था और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां भी थी। 17वीं शताब्दी के अंतिम में वर्षों में सूरत के गौरव में कमी आने लगी। और 17वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि सूरत धीरे धीरे कम, मतलब सूरत की जो गौरव थी, जो जिस तरह से सूरत जाना जाता था, उसकी गौरव में कमी आने लगी। इसके कई कारण थे कि मुगल साम्राज्य को पतन के कारण बाजार तथा उत्पादकता में हानि, अंग्रेजों एवं डचों के बीच समुद्री मांगों पर नियंत्रण को लेकर उत्पन्न प्रतियोगिता,
और अंग्रेजों एवं डचों के लेकर समुद्री मार्गों में नियंत्रण को लेकर उत्पन्न प्रतियोगिता, नियंत्रण के लिए जो उत्पन्न प्रतियोगिता थी, कंपटीशन बढ़ गया था, इसका मुख्य कारण था। अंततः मुंबई समुद्री व्यापार के प्रमुख पाटन नहीं लिखना है, पतन लिखना है। मुंबई समुद्री व्यापार का प्रमुख पतन के रूप में उभरा, क्योंकि यहाँ सन 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर दिया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है, और सूरत आज क्या है, महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग को यह कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास कैसा रहा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।